नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JVT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है। इसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में जो है वो मेंशन किए गए हैं। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, विच इमेज इज ऑन द बैक ऑफ ₹20 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज। तो अभी नए नोट भी प्रचलन में आ गए हैं, अब तो वो भी पुराने होने वाले हैं, परंतु बोलते हैं जो 20 रुपए के नोट हैं उसमें जो है वो महात्मा गांधी वाले जो नोट हैं नए, उनमें जो है वो बोलते हैं 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि होती है, कौन सी इमेज जो है वो 20 रुपए के नोट के पीछे जो है वो होती है। देखिए, जो 20 रुपये का नोट होता है उसके पीछे जो इमेज होती है वो होती है एलोरा केव्स की। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी केव्स जो है वो होती हैं। अगर हम सबसे पहले तो हम एलोरा केव्स की ही बात करेंगे क्योंकि एलोरा केव्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एलोरा केव्स जो है वो राष्ट्रकूटों के टाइम की है, राष्ट्रकूट वंश के टाइम की ये एलोरा केव्स जो है वो आती हैं। और ये जो केव्स आती हैं ये कौन से धर्म को डिपिक्ट करती हैं, तो एलोरा केव्स में हमें हिंदू केव्स भी देखने को मिलेंगी, बुद्धिस्ट केव भी देखने को मिलेगी और जैन धर्म की केव्स भी जो है वो देखने को मिलेंगी। आती कौन से स्टेट में है ये एलोरा केव्स, तो ये एलोरा केव्स जो है वो महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है ये केव्स जो है वो आती हैं। तो इतना सब आप एलोरा केव्स के बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में जानकारी है, जैसे कि कुछ ₹10 के नए नोट हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, 200 के हैं, 500 के हैं। उन नोट्स के बारे में जो है वो देखेंगे। तो 10 रुपए के जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर टेम्पल ऑफ कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो जो है वो डिपिक्ट किया गया है। ठीक है जी। और 20 रुपये के जो नोट होते हैं उनमें एलोरा केव्स जो है वो बनी हुई हैं। और ₹50 का जो नोट है उसमें हम्पी विद चैरियट, हम्पी का रथ जो है वो बना हुआ है। और ये जो है वो कौन सी स्टेट में आता है, ये कर्नाटक स्टेट में जो है वो आता है, कर्नाटक स्टेट में ये आता है। और ₹100 का जो नोट आता है उसमें रानी की बाव जो है वो गुजरात में जो है वो बनी हुई है, गुजरात में ये रानी की बाव जो है वो बनी हुई है। और ₹200 का नोट आता है, इसमें सांची स्तूपा जो है वो बना हुआ है। और ₹500 का नोट आता है, यहाँ पर रेड फोर्ट विद इंडियन फ्लैग जो है वो बना हुआ है। और 2000 का नोट भी आता है, परंतु अब ये प्रचलन में नहीं है 2000 का नोट। तो 2000 का नोट है, इसमें मंगलयान जो है वो डिपिक्ट है, परंतु अब ये प्रचलन में जो है वो नोट नहीं रहा है। जब डिमोनेटाइजेशन जो था वो की गई थी, तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है वो 2000 का नया नोट जो था वो निकाला गया था, परंतु ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रहा। तो अब मार्केट में 2000 का नोट देखने को नहीं मिलता, उसके ऊपर मंगलयान जो था वो बना हुआ था। तो इतना सब अपने नोट्स के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इज नोन फॉर हैविंग एबोलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन्स। तो बोलते हैं कि कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसने जो ग्रेन यानी कि अनाज के ऊपर जो कर लगता था उस कर को जो था वो समाप्त कर दिया था। अब देखिए, अलग अलग तरह के टैक्स जो था वो पहले के टाइम में लगाए जाते थे, और ग्रेन के ऊपर भी जो था टैक्स लगाया जाता था, अनाज के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। और इस टैक्स को समाप्त किया गया था किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा जो था वो इसको समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। सिकंदर लोधी के द्वारा जो था वो इसको समाप्त किया गया था। अगर हम टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो टैक्सेस के बारे में भी और सिकंदर लोधी के बारे में, लोधी वंश के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। टैक्सेस के बारे में बात की जाए तो जाजिया टैक्स एक लगाया गया था, जाजिया कर जिसको बोलते थे। ये जाजिया टैक्स जो था वो किसके द्वारा जो था वो लगाया गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है। और बाकी के जो क्वेश्चन बनते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं आपके यहाँ पर लोधी वंश के बारे में। देखो, जाजिया टैक्स जब लगाया गया था तो ये नॉन जो मुस्लिम सिटीजन होते थे उनके ऊपर जो था वो लगाया जाता था। अब जाजिया टैक्स भी जब पहली बार किसी पर्सन के द्वारा इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, तो वो जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट टाइम गुजरात में भी ये जाजिया टैक्स जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तब ये अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। और फर्स्ट दिल्ली सल्तनत जिसने जाजिया जो था वो ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया था वो फिरोज तुगलक जो था वो था, परंतु जाजिया को बाद में चलकर जो था वो खत्म भी कर दिया गया। इसको खत्म किसके द्वारा जो था वो किया गया था, ठीक है, खत्म इसको किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने जो था वो जाजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। फिर बाद में औरंगजेब आया था, उसने फिर से स्टार्ट किया था। तो ये आपने जाजिया के बारे में ध्यान रखना है। अगर हम लोधी वंश की बात करते हैं तो देखो, लोधी वंश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लोधी वंश
के जो फर्स्ट शासक थे वो कौन थे, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बहलोल लोधी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाकी सिकंदर लोधी बाद में चलकर आए। सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो आगरा नगर की स्थापना जो था वो की गई थी। इनके द्वारा जो था वो पैमाने की एक टेक्निक टाइप में बनाई गई थी जिसको गज सिकंदरी कहते थे। ये नाप लेने के लिए जो था वो इस्तेमाल में जो था वो आती थी। और बाद में चलकर इसके बाद में इब्राहिम लोधी भी जो था वो आए थे। फिर लोधी वंश का अंत किया गया मुगलों के द्वारा और मुगल साम्राज्य की जो था वो उनके द्वारा स्थापना की गई थी। फिर मुगल वंश की स्थापना की जाती है। तो मुगल वंश में भी पहले शासक जो था वो कौन आते हैं और किसने जो था वो लोधी वंश की जो था वो अंत किया था, तो बाबर जो है वो मुगल वंश के पहले शासक आए और बाबर के द्वारा ही जो था वो लोधी वंश की जो है वो एक तरह से खत्म किया गया था इसको। ठीक है जी, ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं हु वॉज फाउंडर ऑफ बहमानी सल्तनत। तो बहमानी सल्तनत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो बहमानी सल्तनत की स्थापना जो था वो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के द्वारा जो था वो की गई थी। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब बहमानी इसके बारे में भी हम जानते हैं, बहमानी सल्तनत के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम बहमानी किंगडम की बात करते हैं तो देखो इसमें लगभग 18 रूलर जो था वो रहे थे और इसमें भी जो हसन गंगू थे जिनका नाम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, बाद में चलकर ये बने। ये जो है वो एक टर्किश ऑफिसर थे। इनके द्वारा जो था वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो था वो रिवल्ट किया गया था और बहमानी किंगडम की स्थापना जो था वो की गई थी। इसकी कैपिटल जो था वो गुलबर्ग में जो था वो बनाई गई थी। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए बहमान किंगडम के बारे में थोड़ा सा। इससे पिछले एडिशन में भी हमने एक ऐसे ही स्थापना वाला क्वेश्चन जो था वो पढ़ रखा था। हमने पढ़ा था कि खिलजी वंश की स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना के बारे में हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा जो था वो खिलजी वंश की स्थापना जो था वो की गई। तो खिलजी वंश की स्थापना हम पहले पढ़ चुके हैं। बहमानी किंगडम की स्थापना हमने यहाँ पर पढ़ ली। लोधी वंश के बारे में भी जो है वो हमने लगभग जान ही लिया। बाकी तुगलक वंश बीच में एक आएगा। तुगलक वंश की स्थापना जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और गयासुद्दीन का मूल नाम जो था वो गाजी तुगलक जो था वो आता था। इसको गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जो था वो लोग जानते थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम अधिकार जो है वो होता है। तो देखिए, अगर हम भारतीय संविधान के अनुसार बात करते हैं और भारतीय संविधान की व्याख्या के अनुसार बात की जाए तो उसमें जो अंतिम अधिकार होता है इसकी व्याख्या में वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें क्लियर करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले बात करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ से हमने ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो था वो उठाया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन जो की गई थी यहाँ पर जो दिल्ली में है उसकी इनॉग्रेशन जो की गई थी वो जनवरी 28, 1950 को जो था वो की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड भी अलग अलग आर्टिकल आते हैं। यहाँ पर जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पर होते हैं, उसके अलावा जजेस होते हैं। तो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट जो है वो किया जाता है। जज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज भी रहना चाहिए और हाई कोर्ट का जज जब वो बनता है तो उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन होती है, वो भी उसने पूरी की होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलते हैं एक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, ठीक है, उसकी ओथ जो है वो कौन करवाएगा। तो ओथ उसकी जो होगी जज की वो जो है वो बिफोर द प्रेसिडेंट ही होगी। प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो है वो उसकी ओथ जो है वो करवाई जाएगी। उसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है वो 65 ईयर जो है वो माना जाता है। 65 ईयर जो है वो कार्यकाल इसका होता है। अगर रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को तो कैसे किया जाएगा, तो जज सुप्रीम कोर्ट का रिमूव होगा बाय द ऑफिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक रिमूवल ऑर्डर जो है वो टाइप करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है वो रिमूव इनको जो है वो किया जाएगा। तो ये सब यहाँ से जो है वो क्लियर होता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक बड़ी ही अलग सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद जो है वो अडॉप्ट किए। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट का ही पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूएसए से जो था वो लिया गया था।
वैसे ही यहाँ पर कुछ और भी थे, जैसे कि हमने यहाँ पर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो लिए। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो था वो अडॉप्ट किया था। यूएसए में इस तरह से होता था और हमने भी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर वहाँ से कुछ सीख कर नई चीज़ें जो था वो यहाँ पर ऐड जो था वो की थी। हमारे पास जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है होते हैं, DPSP जिनको बोला जाता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था वो हमने कहाँ से जो था वो लिए थे। अगर हम DPSP की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये हमने जो था वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था वो हमने लिए थे। बाद में चलकर यहाँ पर जो है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। हमने हमारे यहाँ पर जो है वो राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं वो भी एक यहाँ पर जो है वो तरीका हमने कहीं और से अडॉप्ट किया था, वो भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था वो किया गया था। कंकरेंट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो था वो ली थी। और हमने जो है वो इमरजेंसी के बारे में भी जो है वो देखा है कि अलग अलग तरह की प्रेसिडेंट इमरजेंसी आती है, यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर आती है। तो इस तरह की इमरजेंसी हमने जो था वो कहाँ पर ली थी। इस तरह से इमरजेंसी का जो प्रोविज़न था वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो था वो लिया था। तो इतना सब यहाँ से नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए, साथ में ही अगर आप HPRC के JBT एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया। देखिए जल्दी ही एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले और आप चाहते हैं कि आपकी जो कमियां हैं उनको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 हमारे ऑलरेडी फुल हैं, स्लॉट 3 में जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं उनमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है। अब देखिए सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए भी इंडिया में अलग अलग तरीके जो हैं वो आते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि कौन सा तरीका जो है वो इंडिया में नहीं आता सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, और दूसरे में रजिस्ट्रेशन दिया गया है, तीसरे में जो है वो रिनंसिएशन दिया गया है और चौथे में बर्थ जो है वो दिया गया है। अगर आप यहाँ पर पैदा हुए हैं तो अब आप सिटीजनशिप यहाँ की ले सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन है आपकी यहाँ पर तब भी आप सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है अगर तब भी सिटीजनशिप जो है वो ली जा सकती है, परंतु अगर रिनंसिएशन है तो सिटीजनशिप एक्वायर आप यहाँ की नहीं कर सकते। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखो जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके हैं पहले मैं वो बताता हूँ। बाय बर्थ आप यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर पाएंगे। बाय डिसेंट अगर आप बेसिकली यहाँ के डिसेंडेंट हैं, तब आपके पूर्वज यहाँ के थे, डिसेंट हैं आप यहाँ के, और 26 जनवरी 1950 से बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले आप यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, तब आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये उनके लिए है जो आउटसाइड इंडियन है परंतु 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर आ गए और 10 दिसंबर 1992 तक यहीं पर थे। एक तरह से उनके लिए है ये। बाय रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय नेचुरलाइजेशन भी आपको सिटीजनशिप मिलती है। इसमें जो है वो एप्लीकेशन वगैरह ग्रांट कर जो है वो नेचुरलाइजेशन पर्सन जो कि इलीगल माइग्रेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है तब सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अगर कोई फॉरेन टेरिटरी ऐसी है जो इंडिया में आकर मिल जाती है, ऐसा होता कम है, अगर मिल जाती है तब भी वो सिटीजनशिप यहाँ की ले सकते हैं। और स्पेशल प्रोविज़न भी हैं सिटीजनशिप के कुछ देने के, कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड, जो असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं उनके अकॉर्डिंग भी सिटीजनशिप मिल सकती है। ये जो रिनंसिएशन दिया गया है ये क्या है, इससे सिटीजनशिप जो है वो जा सकती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो यहाँ से हो सकता है। इसमें होता क्या है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज कैपेसिटी एंड डिक्लेयर रिनाउंसिंग ऑफ हिज सिटीजनशिप। अब देखो इसमें है क्या कि कोई सिटीजन जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से अपनी इच्छा से ही सिटीजनशिप अगर त्याग देता है तब वो यहाँ का सिटीजन ऑब्वियसली नहीं रहेगा। उसको अगर एक तरीका ये हो गया रिनंसिएशन, अगर सिटीजनशिप किसी को सिटीजनशिप जानी है तो रिनंसिएशन से जा सकती है, उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं।
ठीक है, और उसको जो है डेप्रीवेट भी कर सकते हैं, बाय डेप्रीवेशन भी जो है वो सिटीजनशिप यहाँ से जा सकती है। तो ये सिटीजनशिप जाने के जो है वो तरीके हैं। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो तरीके भी देख लिए, सिटीजनशिप कैसे जाएगी वो भी हमने देख लिया। आगे बोलते हैं विच इज़ द वाटर बॉडी दैट सेपरेट अंडमान आइलैंड विद निकोबार आइलैंड। बड़ा ही ओल्डेस्ट क्वेश्चन है परंतु फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं इनको जो है वो कौन से चैनल से जो है वो सेपरेट किया जाता है। अब देखो कौन सा चैनल ऐसा है जो इनको सेपरेट करता है, वो है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब नाम से ही पता चल रहा है अंडमान निकोबार ये आइलैंड्स हैं और अलग अलग आइलैंड्स जो हैं वो आते हैं। इस अंडमान निकोबार की जो कैपिटल आती है वो कहाँ पर आती है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल आती है वो पोर्ट ब्लेयर में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। ठीक है, इसको से जो है वो ऑफिशियली श्री विजयपुरम जो है वो ऑफिशियली जो है उसको नाम दिया गया है अंडमान निकोबार की कैपिटल को। वैसे तो हम पोर्ट ब्लेयर पढ़ते हैं यहाँ की कैपिटल, परंतु इसको जो नाम दिया गया है वो श्री विजयपुरम नाम दिया गया है। अंडमान और निकोबार में जो है वो अलग अलग आइलैंड्स आते हैं, उनके बारे में भी अलग से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही जो है वो यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया और श्रीलंका को जो अलग किया जाता है वो कौन सी स्ट्रेट के द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। तो ये पाक स्ट्रेट आती है, पाक स्ट्रेट के द्वारा जो है वो इंडिया और श्रीलंका को जो है वो सेपरेट जो है वो किया जाता है। ठीक है, एक ये ध्यान आपने रखना है। 10 डिग्री चैनल आपने जान लिया, और 10 डिग्री से पहले एक 9 डिग्री चैनल भी जो है वो आता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको जो है वो सेपरेट करेगा, ये जो है वो लैकेदीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को जो है वो सेपरेट जो है वो करता है। लैकेदीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को ये सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल इंडियन ओशियन में जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है जी, तो 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951। तो बोलते हैं एशियन गेम्स जो सबसे पहली बार जो है वो 1951 में हुई थी, उसमें जो है वो कितने देशों के द्वारा जो था वो यहाँ पर भाग जो था वो लिया गया था। अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं और एशियन गेम्स की बात की जाए कि पहली बार ये कब हुई, तो ध्यान रखना है कि 1951 में जो था ये पहली बार गेम्स जो था वो हुई थी। अब पहली बार भी जब हुई तो कितनी कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर जो था वो पार्टिसिपेट किया गया था। तो पहली बार 11 कंट्रीज़ के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ 11 कंट्रीज़ के द्वारा जो था वो यहाँ पर जो था वो पार्टिसिपेट जो था वो किया गया था। अब 11 कंट्रीज़ के द्वारा जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था। अब 11 कंट्रीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसको होस्ट करने वाली कंट्री का नाम क्या था जब 1951 में सबसे पहली बार जो था ये हुई थी। तो अपना इंडिया ही इसको होस्ट करता है। न्यू दिल्ली में सबसे पहली बार इनको होस्ट जो था वो किया गया था। अब उसके बाद 1954 में ये हुई, उस हर 4 सालों के बाद ये गेम्स होती हैं। अभी जो रिसेंटली गेम्स हुई हैं वो 2022 में जो है ये गेम्स हुई हैं। चाइना के होंगझोउ रीजन में जो था ये हुई थी। अब 2022 के बाद 2026 में जो है ये गेम्स होंगी, यानी कि अगले साल जो है ये गेम्स जो है वो होंगी। ये 2026 में जो है वो कहाँ पर होंगी, 2026 में ये गेम्स जापान में जो है वो होने जा रही हैं। और जापान में जो ये गेम्स होने जा रही हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जापान में एग्जैक्टली कहाँ पर होने जा रही है। जापान का एक आइची रीजन आता है और एक नगोया रीजन जो है वो आता है। आइची रीजन में ये होंगी, आइची जो प्रीफेक्चर है यहाँ का वहाँ पर ये होंगी, और नगोया सिटी में जो है वो होंगी। यहाँ पर आइची लिख भी देता हूँ साथ में, आइची और यहाँ पर नगोया मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पर ये होंगी जापान में ये आते हैं। नगोया का नाम सुनकर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए। वो क्या क्वेश्चन है, वो है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल भी तो साइन हुआ था, तो नगोया प्रोटोकॉल जो था वो कौन से ईयर में जो था वो साइन हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल जो है वो ध्यान रखना है कि इस प्रोटोकॉल का सब्जेक्ट क्या था, कब ये साइन जो था वो हुआ था। तो 2010 में ये जो है वो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था, 2010 में जो था वो इस प्रोटोकॉल को साइन जो था वो किया गया था। किससे रिलेटेड है ये जो प्रोटोकॉल है, तो जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं उनका फेयर यूज़ हो सके, उनका फेयर बेनिफिट जो है वो सबको मिल सके, उनकी शेयरिंग जो है वो बराबर हो सके, इक्विटेबल शेयरिंग हो सके, उसके लिए जो है ये नगोया प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था। तो हमने एशियन गेम से जानना स्टार्ट किया, नगोया प्रोटोकॉल तक जो है वो बात गई, यहाँ तक जो है वो हमने चीज़ों को जो है वो समझा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया। 5 ईयर प्लान का आपको पता है कि 5 ईयर प्लान पता चल रहा है कि एक प्लान बनाया जाएगा जो 5 सालों के लिए जो है वो होगा। अब 5 ईयर प्लान जो है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर बोलते हैं कि 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है।
ऑब्जेक्टिव इसका ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो 5 ईयर प्लान का है वो क्या है, वो है सेल्फ रिलायंस लाना। सेल्फ रिलायंस लाना जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रखा गया है। सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो था वो कब आया था, 1951 में जो है वो सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था। 1956 तक जो था ये 5 ईयर प्लान जो था वो चला था। इसको जो है इस कौन से मॉडल के ऊपर पहला 5 ईयर प्लान बेस्ड था, तो ये हारोद दोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, तो हारोद दोमर प्लान भी इसको बोल देते हैं। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आया। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था आया था वो 1961-66 में आया था। उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक जो था वो प्लान हॉलीडे रहा था। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में आया था, 1974 तक रहा था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 में आया था, 1978 तक चला था और इसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। 1978 से 1980 तक जो था ये 5 ईयर प्लान जो था वो रहा था। और भी चलकर बाद में चलकर 5 ईयर प्लान आते रहे। तो हमने तो टॉप के 5 जान लिए, इतना सा बेसिक है हमारे लिए जानना, इतना सा रिवाइज हमने कर लिया। बाकी 5 ईयर प्लान के बारे में इसी सीरीज़ में हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ एक क्वांटिटीज़ दी गई हैं और उनके यूनिट जो हैं वो दिए गए हैं। अब इन क्वांटिटीज़ को जो है वो इन यूनिट के साथ जो है वो आपको मैच करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया गया है, इलेक्ट्रिकल करंट भी दिया गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी दिया गया है और पावर भी दिया गया है। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि पावर के जो यूनिट होते हैं वो वॉट ही होते हैं। तो यहाँ पर पहले ABCD लिख देते हैं। वो पावर दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी में, तो पावर के यूनिट वॉट हैं, चौथे के साथ ये मैच जो है वो हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिकल करंट के जो यूनिट होते हैं वो एम्पियर जो है वो इसके यूनिट होते हैं, तो ये दूसरे के साथ ही जो है वो मैच होगा। ये बहुत ही बेसिक वाले हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के जो यूनिट आते हैं वो ओम ही इसके यूनिट जो है वो आते हैं और ओम को कुछ इस तरह से जो है वो लिखते हैं। ठीक है जी, ओम को कुछ इस तरह से जो है वो साइन इसका बनता है। तो ए पहले के साथ, बी दूसरे के साथ, सी बचता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये वोल्ट के साथ ही होता है, तो सी तीसरे के साथ ही जो है वो मैच हो जाएगा। A1 B2 C3 D4 इस तरह से जो है ये मैच हो जाएंगे। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है और इस तरह से ही मैच करना था, इसमें कोई बहुत बड़ा मैच जो था वो नहीं रह जाता। इतना सही हम यहाँ से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो हमारे बाल होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, इनमें भी कोई ना कोई प्रोटीन होती है, तभी इनमें स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहती है। तो देखिए अब बोलते हैं बालों में कौन सी प्रोटीन जो है वो होती है, बाल कौन सी प्रोटीन से जो है वो बने होते हैं। तो एक केराटिन प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन ये जो है वो बालों में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब प्रोटीन ही किससे बनती है, प्रोटीन एमिनो एसिड से जो है वो बनती है। प्रोटीन इज कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हमारे जो बाल हैं उनमें जो है वो केराटिन जो है वो होती है। बालों के साथ साथ ही जो है वो ध्यान रखना है हमारे जो नाखून होते हैं, नेल्स जो हमारे होते हैं, उनमें भी यही प्रोटीन जो है वो होती है। नेल्स में भी जो है वो केराटिन प्रोटीन ही जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ठीक है जी, ये प्रोटीन आपने ध्यान रखनी है। हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स में जो है वो कौन सी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब देखिए हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स भी ज़रूरी होती हैं, विटामिन्स भी जो है वो ज़रूरी होती हैं। देखिए विटामिन्स के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ जो है पढ़ चुके हैं, परंतु प्रोटीन्स के बारे में कम पढ़ते हैं। प्रोटीन्स का एक क्वेश्चन बना, तो इतना ही हम प्रोटीन्स के बारे में जो है वो फिलहाल ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वेड। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा कंट्रीज़ का ग्रुप ऐसा है, कंट्रीज ऐसी हैं जो क्वेड का मेंबर नहीं है। नॉट यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर जो है वो बताना है। हमने पढ़ा था कि क्वेड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसे पिछले एडिशन में हमने डिटेल से पढ़ा था। अभी आप बताएंगे कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो क्वेड का मेंबर नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। इससे पिछले एडिशन में जो है हम ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31 @allexam31 करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं मिला है। वहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम की हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।